नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और ये इस साल का आखिरी फायदेमंद फंड्स है, तो हमने सोचा कि नए साल की आपकी तैयारी कराई जाए। 2023 में आपको क्या करना है, कैसे वेल्थ बनानी है, कहाँ निवेश करना चाहिए, किस एसेट क्लास को सबसे बेस्ट 2023 के लिए हो सकता है। तो आज जिस फंड मैनेजर से हम आपकी मुलाकात करेंगे, जो हम हर हफ्ते कराते हैं, वो एक्चुअली मैनेजर्स के मैनेजर हैं और उनका नाम है फिरोज़ अजीज़। वो डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ के, और आप सब लोग इनसे बहुत अच्छे से परिचित हैं। इनकी खूबी ये है कि बहुत यंग हैं और मार्केट में इतनी ज़बरदस्त पकड़ है कि आप किसी भी एसेट क्लास में इनसे राय लीजिए तो आपको एकदम सटीक राय देते हैं। इसलिए हमने कहा ये मैनेजर्स के मैनेजर हैं। तो आज बड़े वाले फंड मैनेजर अजीज़ साहब से मुलाकात होगी। अजीज़, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार नीरज जी, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं नए साल की। तो फिरोज, जैसा कि हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि आउटलुक 2023 में लोगों को वेल्दी बनाना है, पैसा कमाना है, उनको वेल्थ क्रिएट करनी है। तो 2022 एक ऐसा साल हम मान लें कि जिसमें जो व्यक्ति इस शो को देख रहा वो एक वॉचर था, वो देख रहा था 2022 का साल, और अब यहाँ से आगे की जर्नी उसको 2023 में एक्शन में कन्वर्ट करनी है। तो आप बताइए कि वो क्या उसकी लर्निंग्स हैं, क्या करे वो वेल्थ क्रिएशन के लिए, कैसे एसेट क्लास चुने, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। नीरज सर, जैसे आपने कहा 2022 काफी एक इवेंटफुल ईयर रहा। अगर आप 2022 देखें तो 18,000 लेवल की स्तरों से 17,500 की लेवल से यूक्रेन की वॉर देखने को मिली, 15,700 पे गए। जब एचडीएफसी ट्विंस मर्ज होने लगे वापस 18,000 पे आए, वापस 15,200 पे गए जून में, वापस 18,800 पे, आज 18,800 200 पे हम इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सो इट्स बीन क्वाइट एन इवेंटफुल ईयर। 2-3 साल एक साल में पैक्ड रहे हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इसमें कई सारी लर्निंग्स दी हैं मार्केट ने हमें, डेफिनेटली, क्योंकि एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि नीरज जी, अगर आप देखें तो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे बहुत सारे लोगों ने 2021 में कई सारी चीजें खरीदी थी। आप देखें, नैस्डैक के फंड्स खरीदे थे, यूएस इक्विटीज खरीदी थी, क्रिप्टो करेंसीज खरीदी थी। रियर व्यू मिरर देख के बहुत सारी चीजें जो खरीदी गई थी उसमें मार्क मिली है लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे अगर आप खरीदते हैं तो एक सिक्लिकल मार्केट में जो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, आप कभी भी मायूसी होंगे, क्योंकि जब आप पास्ट परफॉर्मेंस पे देखेंगे तो पीक पे खरीद रहे होंगे और बेच ट्रफ पे रहे होंगे। तो दैट्स द सेकंड पार्ट। आई थिंक लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रही है। अगर इसको आपको जहन में बिठाना है कि सिर्फ रियर व्यू मिरर देख के आप खरीद नहीं सकते। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, 2022 में एक बहुत यूनिक चीज देखने को मिली कि पहली बार मेरे करियर में देखने को मिला कि इंडिया ने इतना स्टुपेंडस आउट परफॉर्मेंस किया ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में। हमने 15-20% की आउट परफॉर्मेंस की कई सारी मार्केट्स के मुकाबले, इवन यूएस मार्केट्स के मुकाबले। ये पहली बार ऐसा हुआ कि ग्लोब तकलीफ में हो और इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा हो। जब भी पास्ट में ऐसा होता था कि ग्लोब तकलीफ में है तो लोग इंडिया से पैसा लेके भाग जाते, गोरे, जो FIIs जो हम कहते हैं इन अ स्लैंग वे, जब मार्केट लिंगो में कहते हैं। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2013 में ग्लोब ट्रबल में था तो इंडिया को फ्रेजाइल कंट्री माना गया। पहली बार। अब मैं भी लास्ट 2 हफ्तों पहले यूएस के काफी फंड मैनेजरों से मिला यूएस में, तो वो कहते हैं कि इंडिया ओवरवेट रख रहे हैं वो, और यूएस को रिसेशन की तरफ देखता हुआ देख रहे हैं 2023 में। एक बड़ी अच्छी बात कि गोरे हम लोग भी बोलते हैं, ये मार्केट लिंगो में चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रंग भेदी वाली बात नहीं है। गोरों ने एक फंड बनाया, आपने पढ़ा होगा, जिसमें वो 60-40 फंड बोलते हैं उसको, उसने भी अंडर परफॉर्म किया। मतलब उनकी तो सारी स्ट्रेटजी धरी रह गई, वो पैसा बना नहीं पाए उसमें। लेकिन भारत में जो आपने लर्निंग्स दी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको 2023 में काम आने वाले हैं। तो फिरोज, क्या इस 2023 में लोग बहुत सारे व्यूज़ रख रहे हैं, दर्शक बहुत जगह पढ़ते सुनते भी हैं, बहुत सारे चैनल्स को देखते भी हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये क्लैरिटी दीजिए कि 2023 के लिए बेस्ट एसेट क्लास कौन सा होगा। नीरज जी, देखिए, 2023 के लिए मेरे हिसाब से इक्विटी एक बेस्ट एसेट क्लास होगा। क्यों? वन, ऑफ कोर्स, ये एसेट क्लास हमेशा में ये लगता है कि हम एक बायस से होते हैं, हम वेल्थ मैनेजर्स या फंड मैनेजर्स एक इक्विटी के प्रति
बायस से होते हैं, बट ये मैं बायस नहीं कहूंगा, क्योंकि एक्विटीज की जो परफॉर्मेंस की जो क्षमता है वो सिर्फ एक इंडेक्स नहीं है, सिर्फ एक स्टॉक नहीं है। जैसे गोल्ड में, अगर मैं गोल्ड बोलूं तो एक ही प्राइस है। एक्विटीज में इंडिया इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स इन द वर्ल्ड, करीब 6000 स्टॉक्स हैं। तो इक्विटी में ना सिर्फ एक कैपिटल की पुश है, सेकंड इकोनॉमी की एक प्रॉक्सी है, थर्ड एक वैरायटी है। तो आप अपना दिमाग लगा के अपने फंड मैनेजर की काबिलियत लेके और थोड़ा एक्स्ट्रा भी कमा सकते हैं। गोल्ड में ऐसा नहीं होता, आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया, सबको एक ही रिटर्न मिलेगी। इक्विटी में ऐसा नहीं है, तो एक डाइवर्जेंट रिटर्न मिलता है। डेट भी एक कन्वर्जेंट रिटर्न काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इक्विटी इज अ वेरी डाइवर्जेंट इंस्ट्रूमेंट। अगर एक उदाहरण दूं नीरज जी, बेस्ट इक्विटी फंड और वर्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 28% का साल दर साल अंतर रहा है 21 सालों में। तो मैं कह रहा हूं कि इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास फ्रॉम अ कैपिटल स्टैंड पॉइंट, सेकंड कैपिटल अट्रैक्शन स्टैंड पॉइंट, सेकंड उसकी वैरायटी इतनी है कि आप अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मेरी एक धारणा है, आप बताइए मेरी सही सोच है गलत। मुझे लगता है कि आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते अगर आप इक्विटी में नहीं है तो। गोल्ड में वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती, एफडी में वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती, इवन रियल एस्टेट में वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती। मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं आंकड़ों के जरिए, क्योंकि उसमें जहां पे बहुत निश्चितता होती है, बहुत कंफर्मेशन होता है, बहुत सर्टेनिटी होती है, विजिबिलिटी अगले 20 साल तक की हमको दिख रही है 7% से ही चलेगी ये कंपनी, या 15% भी मान लीजिए आप। अगर विजिबिलिटी है तो फिर वेल्थ कैसे क्रिएट होगी? मज़ा तो उसमें जहाँ पे थोड़ी अनसर्टेनिटी हो, जहाँ पे फिरोज के दिमाग का हम इस्तेमाल करें, उनको थोड़ी फीस भी दे देंगे, तभी तो वेल्थ क्रिएट होगी। मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत? नीरज जी, पहले तो ये एक काउंटर इंट्यूटिव स्टेटमेंट है कि आप पूछ रहे हैं कि मैं सही हूं कि नहीं हूं। 99.99% आप हमेशा सही होते हैं। नहीं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग इसको काउंटर करेंगे, नहीं आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, मैंने 10% की CAGR से कोई लगाया, 20 साल में बड़ा पैसा बनेगा। भाई साहब, उससे ज्यादा पैसा बन सकता है अगर आप और ज्यादा स्मार्टली इसको काम करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इक्विटी में ज्यादा, इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, जहां पे अनिश्चितता है वहां पैसा बनता है, वहां वेल्थ बनती है। यस नीरज जी, जैसे आपने कहा कि अगर सब कुछ सर्टेन है तो आपका हक ही नहीं बनता कि पैसे बनाए एक्स्ट्रा। अगर आपने एफडी में पैसे डाले तो आपको सर्टेनिटी मिल गई, हर दिन आप एक नए पीक पे आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर नए पीक पे जाते हैं तो आपकी हाईएस्ट, आपकी फुल सर्टेनिटी हो गई। जो भी चीज आपको शॉर्ट टर्म में रिस्की लगती है वो लॉन्ग टर्म में सेफ हो जाती है। जो भी शॉर्ट टर्म में सेफ होती है वो लॉन्ग टर्म में रिस्की हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सेफ प्ले करोगे ना तो सेंचुरी बनेगी नहीं। सेंचुरी थोड़ा रिस्क लेने से भी बनती है। तो फिरोज, हम लोगों ने ये तय कर लिया कि इक्विटी बेस्ट म्यूचुअल एसेट क्लास है 2023 के लिए भी और आगे भी होगा, और क्या लर्निंग्स थी 2022 की वो भी हमने सीख लिया। तो अब आ जाते हैं मुद्दे पर कि 2023 में मैं यहाँ पे इस बात को डिस्कार्ड करता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे। तो इसलिए आपके लिए एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जहाँ पे आपका रिस्क कम हो, दूसरा कोई आपके लिए फंड मैनेज करे, आपके पैसे मैनेज करे और आपको अच्छी कमाई करके दे। तो ऐसे में मुझे बताइए फिर 2023 के लिए आइडियाज क्या हैं, कहाँ पैसा लगाएं? इस नीरज जी, देखिए, इक्विटी में घुसने के 6 डिफरेंट साधन है एक इंसान के पास। उसमें से उनको अपना फेवरेबल साधन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा, आप डायरेक्ट इक्विटी कर सकते हैं, पीएमएस कर सकते हैं, एआईएफ कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, एनपीएस कर सकते हैं, यूलिप के माध्यम से भी आप इक्विटी में अपना निवेश कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक रिटेल निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा न्यूमेरिकली। जैसे आपने भी कहा कि मैं आंकड़ों से प्रूव कर सकता हूं, बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट था नीरज जी, और कितना अच्छा स्टेटमेंट था। लोग आंकड़े देखते नहीं है और परसेप्शन पे आ जाते हैं, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। आंकड़ों के आधार पे म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा साधन है। अगर एक म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा साधन है तो उसमें से आपके पास 200 डिफरेंट एक्टिव फंड के विकल्प हैं, 250 डिफरेंट ईटीएफ के विकल्प हैं। उसमें से कौन सा चुनना, वो बारीकी से अगर आप चूज कर सकते हैं तो काफी पैसे बन सकते हैं। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास न्यूमेरिकली, और उसमें से म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा साधन है जिसमें आप अपनी निवेश कर सकते हैं और अपने काम पे, अपने प्रोफेशन पे तवज्जो दे सकते हैं और म्यूचुअल फंड को अपना काम करने दे सकते हैं। तो बिल्कुल, अब ये तय हो गया, तो फिर आप बता ही दीजिए 2023 के लिए टॉप 4 आइडियाज क्या हैं जिस पे आप सजेस्ट करेंगे हमारे निवेशकों को?
नीरज जी, 5 स्कीम्स बताता हूँ, 4 या 5 स्कीम, बिल्कुल बिल्कुल इक्विटी स्कीम। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि हमने बहुत प्रोस्पेक्टिवली चुनने की हमेशा कोशिश की है कि हम देखते हैं कि स्टॉक्स अंदर है। माना कि एक रिटेल निवेशक अंदर के हुए म्यूचुअल फंड के अंदर के स्टॉक्स नहीं देखता, बट एटलीस्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर का फर्ज बनता है कि वो पोर्टफोलियो के अंदर के स्टॉक्स की टारगेटों को परखे और एक म्यूचुअल फंड की ओवरऑल एक टारगेट एनएवी निकाले और उसके आधार पे अपने म्यूचुअल फंड्स चुने। तो उस आधार पे प्रोस्पेक्टिवली ये 5 स्कीम निकल के आती हैं। मिराय एसेट फोकस्ड इक्विटी, जो एक फोकस्ड इक्विटी फंड है जिसमें 50, 60, 70 स्टॉक नहीं खरीदे जाते, 30 से नीचे ही होते हैं, हमेशा 25-30 स्टॉक्स के भीतर होते हैं, वो एक बहुत अच्छा स्कीम होगा। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, ये हमारे लास्ट ईयर के पोर्टफोलियो में भी था और बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है इन्वेस्को मल्टी कैप। उसमें तीनों कैटेगरी के 25 लार्ज कैप, 25 मिड कैप और 25 स्मॉल कैप मिनिमम होता है मैंडेटरी, और बाकी जो 25 बचता है वो फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे लगता है, वो सेकंड स्कीम हो गई। आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप स्कीम, ये बहुत अच्छा स्कीम है क्योंकि इसमें दोनों लार्ज और मिड कैप की कॉम्बिनेशन होंगी और फंड मैनेजर को ये सहूलियत होती है और एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो मूव कर सकता है। थर्ड स्कीम। फोर्थ स्कीम कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, पंकज टिब्रेवाल की मिड कैप स्कीम। और लास्टली एसबीआई कॉन्ट्रा, दिनेश जो फंड मैनेजर है उनको हमने 1 साल पहले भी रेकमेंड किया था, उन्होंने 11% से निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे कहीं वो दिखते नहीं थे, बट फिर भी लास्ट जनवरी आपके ही शो पे रेकमेंड किया था एसबीआई कॉन्ट्रा, व्हिच इज परफॉर्म्ड आउट परफॉर्म निफ्टी बाय 11%। ओके, तो ये आपने 5 इसी क्रम में रखना है, ऑर्डर यही रहेगा इसका? जी नीरज जी, क्या होता है कि इन पांचों को खरीदें तो इन सब में कॉम्प्लीमेंट्री सी नेचर है। जैसे आप सैंडविच के साथ सॉस खाते हैं, इडली के साथ चटनी खाते हैं, वैसे इन सब की एक तालमेल बैठने का भी एक मॉडल आता है जिसको मार्कोविट्स कहते हैं। उसका प्रयोग करके कौन सी स्कीम किसके साथ अच्छी बैठती है वो करने के बाद, सो मेरी हमेशा ये विनती होती है, भले आपके पास 2500 रुपए हो, 500 रुपए की, सब में एसआईपी करें ताकि पूरा लुफ्त मिल सके और सिर्फ एक आइटम ना हो बुफे का आपके प्लेट। ओके, तो आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो 20-20 हजार रुपए आप पांचों में डालें, यानी इक्वल पांचों में रखिए तो आपको बढ़िया मिलेगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानना चाहता हूं, जैसे मेरे एसेट फोकस्ड आपने बताया, क्या खूबी क्या है इसकी, किस चीज पे बड़ा फोकस्ड है ये? देखिए, इनकी क्या है कि एक बहुत हाई कन्विक्शन आइडियाज, जैसे ही ये नाम कहता है फोकस्ड। देखिए, एक एचएनआई बड़े निवेशक के पास, जिसके पास 10, 15, 20, 50 करोड़ हैं, उनके पास एक दूसरा साधन होता है जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जिसमें फंड मैनेजर सिर्फ हाई कन्विक्शन आइडियाज खरीदता है। ये एक रिटेल निवेशक का पीएमएस है, फोकस्ड फंड, जिसमें 30 से ज्यादा कभी स्टॉक्स नहीं हो पाएंगे रेगुलेटरली। सो दैट्स पॉइंट 1। इनकी जो ये है, इनकी जो एक्टिव वेट है, देखिए एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्लोबली बहुत पॉपुलर है, डोमेस्टिकली इतना ज्यादा ये अल्फाज यूज हुआ नहीं है, जिसको कहते हैं एक्टिव वेट। मतलब निफ्टी के अलावा कौन से और स्टॉक्स हैं इसमें, उसको कहते हैं एक्टिव वेट। उधर से ही एक्स्ट्रा रिटर्न निकलती है, तो इसका एक्टिव वेट काफी हाई है, 60-65% का एक्टिव वेट है, तो अल्फा आने की संभावना अच्छी होती है। अगर ये 65% स्टॉक जो निफ्टी से परे हैं और बाहर हैं, उनको हमने परखा, वो अगर उनकी अच्छी फ्यूचर दिखती है तो वो हमारी रिकमेंडेशन में आता है। सो हाई एक्टिव वेट, फोकस्ड, हाई कन्विक्शन आइडियाज, जो फंड हाउस है कोरियन फंड हाउस, उनकी बहुत अच्छी क्षमता रही है स्टॉक पिकिंग की। सो विद ऑल दिस इट्स सीन इट्स प्लेस इन द मॉडल पोर्टफोलियो दिस ईयर। ओके, तो ये थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पे, मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो बाकी के जो चार है उसमें भी थोड़ी थोड़ी जानकारी, उसके बाद कुछ कॉन्ट्रा क्वेश्चन है मेरे पास, मैं वो भी पूछूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है।
पर हम जिन दो सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ में छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं। बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई, वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हजार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं। स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम आउटलुक 2023 पे चर्चा करेंगे आपको वेल्थ बनाने के लिए कहाँ निवेश करना चाहिए। बात हो रही है फिरोज अजीज से, जो मैनेजर्स के मैनेजर हैं। आज हम लोगों ने शुरुआत में बात की तो एक फंड के बारे में जिक्र किया, बाकी 4 फंड भी और बहुत ही बढ़िया है, उसमें से एक फंड के बारे में जानना चाहता हूँ, फिर हम लोग दूसरी तरफ बातचीत करें। कोटक इमर्जिंग, इसमें क्या है, इमर्जिंग थीम्स क्या है इसमें? इसमें इमर्जिंग थीम्स जो है वो ये एज द नेम नहीं दर्शाता है, बट ये एक मिड कैप कैटेगरी की स्कीम है। पंकज टिब्रेवाल इसके फंड मैनेजर हैं। इनकी जो थीम्स है, कंजम्पशन थीम, बैंकिंग थीम पे ज्यादा तवज्जो है इनका। कंजम्पशन, इंडिया का कंजम्पशन स्पेशली रूरल कंजम्पशन जो है वो लास्ट 2-3 सालों से कम रहा है, बट अगर उसकी इनिशियल साइंस देखें तो उन पे पिकअप देखने को मिल रही है। तो कंजम्पशन के स्टॉक्स जो है वो भरपूर पड़े हुए हैं इस पोर्टफोलियो में। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक प्रॉक्सी माना जाएगा इंडियन इकोनॉमी को। इंडिया की जीडीपी आप 7 रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन 5 मान लें या 5 + 7 मान लें, 12-13 की नॉमिनल जीडीपी की अच्छी एक्सपेक्टेशन है। ऐसे सालों में हमेशा बैंकिंग सेक्टर ने, जो हाई बीटा सेक्टर है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, स्मॉल एनबीएफसीज के भी स्टॉक्स हैं। सो ये 2 खासियत हैं पंकज टिब्रेवाल जी की कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड की। कोटक इमर्जिंग, उसके बाद आईसीआईसीआई लार्ज मिड कैप, इन्वेस्को और 5वां एक और आईसीआईसीआई का भी है। तो ये आप फंड है, देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है, लमसम डालेंगे या एसआईपी, विच वन इज बेटर? लमसम करें क्या? कोई मान लो कोई कहेगा मैं एक साथ डाल देता हूँ, चलो
नीरज सर, हमारा इस आंसर, इसके लिए एक थोड़ा सा लंबा सा आंसर दूंगा, आई टेक 20 सेकंड्स। हाँ। हम हमेशा ये लमसम और एसटीपी या एसआईपी, देखिए एसआईपी तो आपके फ्यूचर कमाई के बारे में है, तो उसको आप एडवांस तो कर नहीं सकते। 12 महीने की बाद की किस्त के पैसे तो आज है नहीं। काफी बार ऐसा होता है कि बोनस आ गया, जैसे मार्जिन बोनस आ गया, उसमें एक दुविधा रहती है कि एसटीपी करूं, सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करूं लिक्विड फंड में डाल के इक्विटी में, या फिर लमसम कर लूं। तो इसमें हम हमेशा हर महीने निफ्टी की एक फंडामेंटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पी के आधार पे। तो मार्केट अगर उससे ऊपर होती है, जैसे आज हमारी फंडामेंटल लेवल, अगर अगले साल की अर्निंग्स लूं तो 17,500 से 18,000 की निफ्टी की फंडामेंटल लेवल आती है, और मार्केट की लेवल भी उधर की उधर है। तो लमसम या एसटीपी ऑलमोस्ट इक्वल हम इंडिफरेंट मानेंगे। बट अगर समझो निफ्टी 20,000 पे पहुंच जाती है, फंडामेंटल लेवल से 18 पे रह जाता है, तो तब आपको एसटीपी करना है। तो आज के करंट मकाम में आपको लमसम करें तो भी अच्छा है, अगर आप 3 महीने की एसटीपी करें तो भी ठीक है। बट अगर मार्केट इससे ज्यादा फ्रॉथी हो जाती है 5-10%, देन यू शुड ओनली डू एन एसटीपी। ओके, तो ये एक तरीका है। ये ज़रूरी था जानना कि आप एक साथ डालें या थोड़ा थोड़ा करके डालें, तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। इसका भी XIRR में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप हर महीने जब निकालते हैं रिटर्न तो उसका एक डिफरेंट होता है। तो ये आपको 4-5 आइडियाज़ मिले, एसेट क्लास मिले, लर्निंग्स मिली। अब एक सवाल ये उठता है फिरोज़ भाई कि जो मैंने कहा था कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करने लगते हैं ना, कि आप 5-10 साल इतना पैसा जोड़ लो, ये गणित लगाएंगे, वो गणित लगाएंगे, इतना हो गया तो जीवन बड़े आराम से चलेगा। एक सवाल तो क्या ऐसा होता है एक्चुअली? दूसरा, क्या उसमें आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं? आप 10 साल पहले सोचिए आपके क्या खर्चे तो आज क्या खर्चे। तो इसमें जो तमाम लोग उलझे रहते हैं उनको भी थोड़ा सिखाइए कि क्या ये सही सोच होती है? यस नीरज जी, मेरा ये मानना है कि बहुत लोग जैसे आपने कहा गणित करते हैं कि कैसे मैं रिटायर होऊंगा, बट इन्फ्लेशन को फैक्टर करना भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट गणित नहीं करते। सेकंड, कोई कहता है कि पैसिव में चले जाओ तो सीधे पूरे पैसे पैसिव एक्टिव से निकाल के पैसिव में चले जाते हैं। तो गणित करना इंपॉर्टेंट है, बट सही दिशा में गणित करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट के लिए जब आप प्लानिंग करते हैं तो जल्दी से स्टार्ट नहीं करते। हम इंडियंस की एक तकलीफ है कि हम सेविंग कर लेते हैं बट इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते। इनिशियल पार्ट ऑफ द लाइफ में आप कितना सेव करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, और रेट ऑफ रिटर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं। लैटर पार्ट ऑफ द लाइफ में आप कितना सेव करते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रेट ऑफ सेविंग्स इंडिया की बहुत हाई है। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट सेविंग्स रेट इन द वर्ल्ड, बट उसका अगर हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट के प्रति हो नहीं पाता है, लोग डेट के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। सो पॉइंट 1, यस इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करें। सेकंड, इक्विटी में झुकाव रखें। ज्यादातर पोर्टफोलियो जो मैं देखता हूं, जो पहले आते हैं हमारे पास, सिर्फ 20-25% इक्विटी में होता है, और कहते हैं मेरे पास 20 साल में इक्विटी ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया है, जब तक कि हम खुद छेड़खानी नहीं करते उस पैसे के साथ। तो 20 साल के पैसे में सिर्फ 25% इक्विटी में रखना इज अ रिडिक्यूलस स्ट्रेटजी टू से द लीस्ट, लाइक नीरज सर यू सेड दैट इक्विटी पैसे बनाता है। तीसरा, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपकी डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और कौन से व्हीकल को यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव और पैसिव के बीच में अगर आपको 2% ज्यादा मिलता है तो रिटायरमेंट कॉर्पस डबल हो सकती है आपकी। व्हाट अबाउट रियल एस्टेट? रियल एस्टेट, नीरज जी आपने शो के पहले कहा कि आप आंकड़ों से साबित कर सकते हैं। मैं आपके उन आंकड़ों में से थोड़ा और एक आंकड़ा जोड़ना चाहूंगा। हाँ। हम हर साल, हमारा एक डिपार्टमेंट है जो कहते हैं कि रियल एस्टेट एग्जिट करने में मदद करता है, क्योंकि 2014 से हम नेगेटिव हैं, तो हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया कि क्लाइंटों के रियल एस्टेट बेचो। तो उन्होंने नवंबर तक 39 प्रॉपर्टीज हमारे क्लाइंटों की बेची थी, जिसकी एवरेज होल्डिंग थी 12.8 ईयर्स, रिटर्न पर एनम 6.83% कॉम्पाउंडेड थी। कोई भी आज तक मुझे HNI नहीं मिला, अरबोपति नहीं मिला जो रियल एस्टेट को पर एनम कंपाउंडेड रिटर्न में कैलकुलेट करे। बट मेरा तो फर्ज बनता है कि कैलकुलेट करूं तो 6.83% की रिटर्न आई है पर एनम। उसमें से सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो 1960 में खरीदी गई थी, उसने निफ्टी को बीट किया है, क्योंकि वो निफ्टी के पहले पैदा हो गई वो प्रॉपर्टी, और कोई भी 38 प्रॉपर्टीज निफ्टी को बीट नहीं कर पाई है। अपॉर्चुनिटी लॉस 190 करोड़ रहा है ऑन अ बेस ऑफ 73 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। रियल एस्टेट एक्चुअली एक ओवर वैल्यूड हो गया है, तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत है। तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप
मुंबई के हम लोग लोअर परेल के इलाके में मूव करते रहते हैं, यहाँ पे आप 5-6 करोड़ 7 करोड़ से कम का कुछ नहीं मिलता है। 7 करोड़ का आप नेट ऑफ टैक्स भी अगर 4% का ब्याज निकाल लीजिए तो उससे आधे में आप किराए पे घर के लेके शान से रह सकते हैं और बाकी पैसा SIP करके उससे बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे लोन पे लेंगे, तो अगर आप 6-7 करोड़ लोन लेने लायक की हैसियत के हैं तो आप किराया बियर कर सकते हैं। इसलिए रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है ओनरशिप की भी, बहुत खर्चे हैं रियल एस्टेट को ओन करने के। तो इसलिए हमने कहा कि आप जब इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए सोचते हैं, तो रियल एस्टेट थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर इसमें रह जाता है। तो फिरोज भाई बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए, बताने के लिए, और 2023 में हमारे दर्शक कैसे वेल्दी बन सकते हैं या वेल्दी बनने की जर्नी शुरू कर सकते हैं उसके लिए उनको फंड्स भी बताए गए। नए साल की बहुत शुभकामनाएं सबको, और फिरोज जी आपको भी। नीरज जी थैंक यू, बिकॉज आपके व्यूअर्स को कितना आप इन्फ्लुएंस करते हैं, ज्ञान देते हैं, जो सही दिशा में आप उनको डायरेक्ट करते हैं। सच अ नोबल कॉज नीरज।